हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उपकारी एवं ठेका लागत लेखांकन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से संबंधित है। इसके संबंध में जो लेखांकन किया जाता है उसकी विशिष्ट बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों ही विशिष्ट आदेश लेखांकन है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। यानी कि इन दोनों के लिए जो किसी भी व्यवसाय की जो निरंतर प्रक्रिया में उत्पादन का कार्य किया जा रहा है उसके अतिरिक्त अगर कोई विशिष्ट आदेश मिलता है और किसी उन इकाइयों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का बैच बनाकर अगर उसका उपकार्य को संपन्न किया जाता है तो वो उपकार्य लागत लेखांकन कहलाता है। यहां पर लागत की जो इकाई है पर जॉब प्रति उपकार्य लागत की इकाई उसकी हो जाएगी। प्राय जहाज के निर्माण को अगर हम छोड़ दें तो अन्य स्थिति में बाकी सभी जगह पे उपकार्य की जो अवधि होती है वो कम अवधि होती है, जबकि ठेका लागत निर्धारण में क्या होता है कि अनुबंध के तहत किसी कार्य को संपन्न किया जाता है और वो कार्य प्राय लंबी अवधि का होता है और इस प्रकार का लेखांकन ठेका लागत लेखांकन कहलाता है, किसी अनुबंध के तहत कार्य। और यहाँ पर जो लागत की इकाई होगी प्रति अनुबंध, उस अनुबंध की जो राशि है वो लागत की इकाई होगी प्रति अनुबंध के आधार पर। एक से ज्यादा ठेके एट ए टाइम हो सकते हैं किसी के पास में। इसके संदर्भ में कुछ विशिष्ट टर्मिनोलॉजी है, कुछ विशिष्ट शब्दावलियां हैं, उनको हमें समझना चाहिए। फिर हम इसके साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनता है, इसमें जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है और इसको लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है, खर्चों को डेबिट करके। सीआर पक्ष में आमदनी से क्रेडिट, यहाँ पर आमदनी अगर ये कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, और बाकी पक्ष जो खर्चे की वैल्यूज को कम करते हैं, खर्चे को कम करते हैं या खर्चे को बचाते हैं, वो सारी चीजें क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं। इससे पहले कि हम कॉन्ट्रैक्ट को समझें, पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेकेदार के द्वारा बनाया जाने वाला खाता है जिसमें विभिन्न खर्चों को डेबिट किया जाता है और इसके आधार पर नॉशनल प्रॉफिट, और फिर हम देखते हैं कैसे ये प्रॉफिट निकाला जाता है। इसके अलावा प्रमाणित कार्य, जब भी ठेकेदाता के द्वारा ठेकेदार को दिया जाता है तो वर्ष के अंत में ठेकेदाता का शिल्पकार, आर्किटेक्ट या सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कार्य को प्रमाणित करके जाता है कि इतना % ठेके मूल्य का, ठेका मूल्य में क्या चीज शामिल है, ठेका मूल्य में लागत और लाभ दोनों शामिल हैं, तो वो प्रमाणित करके जाता है कि इतने मूल्य का मतलब यहां पर लागत प्लस लाभ दोनों हैं, इतने मूल्य का कार्य प्रमाणित हो गया, वो सर्टिफिकेट दे जाता है। जैसे कि 1 लाख रुपए का ठेका है और अगर वो कह के गया है कि अगर 80% वर्क सर्टिफाइड तो 80,000 रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो गया, जिसके अंदर उस काम को किए जाने की लागत भी शामिल है और लाभ भी शामिल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अवरोधित राशि प्राय अनुबंध की शर्तों के अनुसार जितना कार्य प्रमाणित हो गया है उस प्रमाणित कार्य का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में नकद भुगतान कर दिया जाता है ठेकेदाता के द्वारा ठेकेदार को, और शेष राशि जो रोक ली गई है, सपोज ये इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, 80,000 रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो चुका और अगर ये शर्त है साथ में अनुबंध में कि 80 इसका 90% भुगतान कर दिया जाएगा, तो ये जो 80,000 है इसका 90%, 72,000 का तो कैश पेमेंट हो जाएगा और ये जो बचा हुआ 8,000 रुपया है ये अवरोधित राशि या रिटेंशन मनी कहलाती है, इसी को रोकी गई राशि भी कहते हैं। अप्रमाणित कार्य, ठेकेदार के यहाँ पर जब ठेकेदाता का शिल्पकार या आर्किटेक्ट आता है और काम को प्रमाणित करके जाता है, उस तिथि के बाद में भी वर्ष की समाप्ति तक काम चलता रहता है, होता रहता है, तो उस पीरियड में जो कॉस्ट लगाई गई है ठेकेदार का द्वारा उस ठेके के ऊपर, उस कॉस्ट को अप्रमाणित कार्य कहते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। तो ये कॉस्ट के ऊपर होगा,
प्रमाणित कार्य वैल्यू के ऊपर होता है और अप्रमाणित कार्य कॉस्ट के ऊपर होता है। इसी प्रकार काल्पनिक लाभ जो भी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का योग है, अगर ठेका अपूर्ण है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ष के अंत में ये स्थिति आएगी प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य की। और ठेका पूरा हो गया तो ये दोनों स्थितियां नहीं होगी। ठेका पूरा हो गया मतलब 100% वर्क सर्टिफाइड और 100% कैश रिसीव्ड हो जाता है। तो काल्पनिक लाभ कब होता है? प्रायः जब अपूर्ण ठेके होते हैं। और क्रेडिट पक्ष में जब हम प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य WIP का योग है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का योग है, इसमें से कॉस्ट टू डेट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो काल्पनिक लाभ आ जाता है। क्योंकि लेखांकन का एक सामान्य सिद्धांत है, लाभ जब तक कमा ना लिया जाए तब तक उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट ना करें, इसलिए लाभ आने खाते में नहीं लिख के उसको काल्पनिक लाभ के रूप में लिखा जाता है। फिर निश्चित नियमों के अनुसार कितना अनुमानित लाभ P&L अकाउंट में ले जाना चाहिए, वो नियम है, उसके आधार पर वो P&L अकाउंट में इसमें से कुछ राशि क्रेडिट कर दी जाती है और शेष राशि WIP रिजर्व के रूप में रख ली जाती है। लागत योग ठेके कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की जो वास्तविक लागत है, उसमें प्रशासकीय लागतों के लिए और लाभ के लिए राशि को जोड़कर जो ठेके स्वीकृत किए गए हैं उसको हम कहते हैं लागत योग ठेके। वृद्धि वाक्यांश, एस्केलेशन क्लॉज, अगर प्रश्न में दे रखा है कि समय मुद्रास्फीति मूल्य स्फीति के कारण आने वाले समय में मटेरियल वेजेस वगैरह के कॉस्ट में वृद्धि होने की संभावना है, तो उस वृद्धि की पूर्ति वृद्धि के इतने प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हो जाने पर उसकी पूर्ति ठेकेदाता के द्वारा की जाएगी। अगर ऐसा कोई शर्त उसमें है तो उस वृद्धि वाक्यांश के अनुसार ठेका मूल्य उतनी राशि से बढ़ा दिया जाएगा। इसका विपरीत भी हो सकता है, वृद्धि वाक्यांश या कमी वाक्यांश हो सकता है, या रिवर्स क्लॉज भी हो सकता है। अगर मूल्यों में कमी हो तो इतने % से ज्यादा कमी हो जाने पर ठेका मूल्य में इस प्रकार से सुधार होगा। तो ये कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी है जो हमें उपकार्य और ठेका लागत लेखांकन के समय में ध्यान रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो ठेकेदार अपने पुस्तकों में बनाता है, उसमें ये देखिए खर्चे को डेबिट कीजिए, जितना भी मटेरियल इश्यू किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वेजेस जो लगाया गया है उस वर्ष के दौरान, चाहे वो पेड है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, उसको इसमें डाल दीजिए। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सीधे इस ठेके से संबंधित किए गए हैं, वो पेड है आउटस्टैंडिंग है, सारे इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा भी अगर अन्य कोई एक्सपेंसेस किए गए हैं, प्रभारित किए गए हैं, इस ठेके के ऊपर विभाजित किए गए हैं ठेकेदार के द्वारा, तो वो भी यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। कोई एक्रूड एक्सपेंसेस है तो वर्ष के अंत में, तो उसको यहां पर डेबिट कर दीजिए, अगले वर्ष ये वापस चला जाएगा वैल्यू। प्लांट को डेबिट करने के संदर्भ में कि अगर अपने को प्लांट की कॉस्ट दे रखी है, डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी, डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं दे रखा, तो प्लांट को कॉस्ट पे इधर आप डेबिट कीजिए। इधर हम अभी देखते हैं कि इसको वापस क्रेडिट पक्ष में कैसे बचाते हैं। और फिर इधर देखिए, अगर मटेरियल में से कोई मटेरियल लौटा दिया गया है वापस सप्लायर को, तो क्रेडिट पक्ष में देखिए। मटेरियल अगर किसी दूसरे जॉब पर, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसको क्रेडिट पक्ष में डाल दीजिए। कोई और उसके बाद में जो मटेरियल अगर बेच दिया गया है तो बेचे गए मटेरियल का वैल्यू यहां पर लिखिए, और अगर इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को इधर P&L अकाउंट में जमा कर दीजिए सेपरेट। ये नॉशनल प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा, इसको सेपरेटली P&L अकाउंट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल यहां पर डालिए। और अगर लॉस हुआ है तो लॉस को इसी पक्ष में लिखिए, बाय P&L अकाउंट, लॉस को यहां पर डालिए। यानी कि इसके कारण जो लाभ या हानि हो रही है उससे नॉशनल प्रॉफिट प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार से प्लांट की बात करें, जो हमने अभी देखा इधर कॉस्ट पर है। अगर प्लांट किसी दूसरी साइट पर ट्रांसफर कर दिया गया है तो ध्यान ये रहे कि प्लांट का उपयोग ठेके पर किया जा रहा है। अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट पक्ष में प्लांट को शो करने के बाद में उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन के रूप में आ जाना चाहिए। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए डेबिट और क्रेडिट करते हैं। चूंकि इधर हमने कॉस्ट पर इसको लिख दिया है, तो प्लांट अगर ट्रांसफर किया गया है दूसरी साइड को
तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके वो वैल्यू यहाँ पर बता दीजिए, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्लांट अगर सेल किया गया है तो सेल वैल्यू यहाँ पर बताइए। इस पर प्रॉफिट जो है वो डेबिट पक्ष में, और अगर इस पे लॉस हुआ है तो मटेरियल में जैसे किया था वैसे ही इसमें क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जैसी भी स्थिति उसको डाल देंगे। इसका भी प्रभाव नोशनल प्रॉफिट के ऊपर नहीं आएगा। और फिर जो प्लांट बच गया है एट साइड पे, तो ध्यान ये रखें कि यहाँ की कॉस्ट, इस कॉस्ट और इस कॉस्ट, इनका योग कुल मिला के इस कॉस्ट के बराबर हो जाना चाहिए। कॉस्ट 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 इतने, तो हम जब बैलेंस निकालेंगे प्लांट एट साइड का तो इस समय इसको कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे, न कि WDV को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार से अगर ये यहाँ पर ये मैंने लिखा है, परंतु पहले एक लाइन बोल दें कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण हो गया है इसी वर्ष में, एक ही वर्ष में, तो ऐसी स्थिति में अब इसके बाद में यहां पर बाई कॉन्ट्रैक्ट थी और ठेका मूल्य से उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट पक्ष में जो वैल्यू आएगी वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो P&L अकाउंट में ही सीधा ट्रांसफर कर देंगे। पर प्राय हमें प्रश्न जब मिलते हैं तो ठेका अपूर्ण होता है। अपूर्ण ठेके की स्थिति में, अपूर्ण ठेके की स्थिति में यहां पर बाई WIP वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य अभी जारी है, निर्माणाधीन कार्य या अर्ध संपन्न कार्य, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड यहां पर प्रदर्शित होते हैं। खास बात जो है उसको आप याद रखिएगा कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो हमेशा वैल्यू होता है, यानी कि इसके अंदर प्रॉफिट है लागत के साथ में, और ये जो वर्क सर्टिफाइड है वो अनसर्टिफाइड है वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग अगर हम कर लेंगे तो क्रेडिट पक्ष अगर ज्यादा आता है तो डेबिट पक्ष में नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा। ध्यान से देखें तो ये प्रॉफिट किसमें से निकल के आया है, वर्क सर्टिफाइड में से ही निकल के आया है। यानी कि अगर हमें ये WIP की कॉस्ट है जो दोनों का योग है, अगर वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट हमें मालूम हो जाए तो उस कॉस्ट को इस वैल्यू में से माइनस कर दें तो भी नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अगर हम इसको छोड़ दें WIP को क्रेडिट पक्ष से और नोशनल प्रॉफिट को डेबिट पक्ष से, तो ये जो जितनी भी लागतें लिखी हुई हैं बाकी इससे पहले, इनका जो अंतर है वो कॉस्ट टू डेट कहलाता है। आज की तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट पर लागत, ये जो लागत है वो किसकी तुल्य है, इन दोनों की लागतों के तुल्य है। तो कॉस्ट टू डेट अब तक की लागत है और WIP में से उसको माइनस कर रहे हैं तो नोशनल प्रॉफिट आ रहा है। अगर इस कॉस्ट टू डेट में से वर्क अनसर्टिफाइड को माइनस कर दें जो कॉस्ट है, तो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट मालूम हो जाएगी, और वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क सर्टिफाइड के वैल्यू का अंतर है वो नोशनल प्रॉफिट। तो कई बार हमें सूचना अलग तरीके से प्रकट की गई हो तो उस समय ये कंसेप्ट हमारा काम आता है नोशनल प्रॉफिट को कंप्यूट करने का। इसके बाद में फिर आप देख रहे हैं कि नोशनल प्रॉफिट को इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आगे लेके आए हैं हम बाई नोशनल प्रॉफिट। फिर अपूर्ण ठेका है तो इसके संदर्भ में कुछ नियम है कि अपूर्ण ठेके का इतना प्रतिशत काम अगर हो गया है तो इतना रुपया लाभानी खाते में ले जाएंगे और शेष को WIP रिजर्व में रहने देंगे और इतना रुपया P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इस वर्ष का लाभ मानते हुए। और अगले साल हम क्या करेंगे, ये जो WIP है बैलेंस शीट में जाएगा। WIP में ये दोनों चीजें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों बैलेंस शीट में एसेट की तरफ जाएंगी। इसमें से WIP रिजर्व को कम करके फिर बैलेंस शीट में बतलाया जाएगा। हाँ, अगर हमें कैश रिसीव्ड भी है, यद्यपि कैश रिसीव्ड इस खाते में नहीं आता है, पर बैलेंस शीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो WIP ये जो वैल्यू बना है इसमें से WIP रिजर्व को कम कीजिए और उसमें से कैश रिसीव्ड को भी कम करके बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में बताया जाता है। अब अगर ये सेकेंड ईयर में चले जाए तो क्या स्थिति होगी, तो एक परिवर्तन खाते के प्रारंभ में आपको दिखेगा कि ये जो WIP है ये सबसे पहले यहां पर इस जगह पर आ जाएगा, टू WIP, वर्क सर्टिफाइड वाला भी और वर्क अनसर्टिफाइड वाला भी। फिर ये जो साइट पर मटेरियल है
या साइट पर जो प्लांट है वो एट साइट वाली चीजें यहां पर आ जाएंगी। मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, वो जो वहां पे क्रेडिट पक्ष में था वो यहां पर आ जाएगा। इस साल वापस से इससे आगे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसी प्रकार से लागतें इसमें लिख दी जाएंगी। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर का अगर है तो सेकेंड ईयर का WIP वर्क सर्टिफाइड वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये ठेका सेकेंड ईयर में पूरा हो जाएगा तो WIP के स्थान पर बाई कॉन्ट्रैक्टी, ठेकेदाता और ठेका मूल्य उसके सामने लिख दिया जाएगा, ताकि अगर हम इधर कॉन्ट्रैक्टी लिखते हैं तो इस पक्ष में हम हमेशा P&L अकाउंट लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। इसके बीच में दो और बातें हैं कि अगर हमें ठेके का कुछ भाग किसी अन्य के द्वारा करवाया जाना है तो उसमें टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को आप डेबिट कर दीजिए। अगर ठेके का कुछ भाग उप ठेका देकर किसी और से कंप्लीट करवाया गया है तो जो भी अनुबंध के तहत वो लागत तय हुई है वो हमारे लिए लागत है। उप ठेका जिसको मिला है उसके लिए वो लागत प्लस लाभ हो सकता है, परंतु हम ठेकेदार की पुस्तकों में लिख रहे हैं तो वो कॉस्ट यहाँ पर प्रदर्शित कर दी जाती है। ऐसे ही अगर मूल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में कोई अगर अपने को ठेकेदाता के द्वारा ठेकेदार को ये कहा गया कि ये काम और कर दीजिए, तो वो जो एक्स्ट्रा काम किया गया है उस एक्स्ट्रा काम का जो वैल्यू है वो यहां पर प्रदर्शित कर देंगे और उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन के नाम से यहां पर आ जाएगी और इसका जो प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में सीधा ही क्रेडिट हो जाएगा। इस बात को आप देखें, यानी कि इसके कारण भी, इसके लाभ के कारण भी नॉशनल प्रॉफिट प्रभावित नहीं होगा, वो सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए उपकार्य और ठेका लागत लेखांकन में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। धन्यवाद।